वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब 3D में और 2D में कैसे रिजोल्व करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके कंपोनेंट्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वेक्टर का एडिशन का एनालिटिकल मेथड जो हमने ग्राफिकली देखा था, ठीक है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, याद है कि नहीं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ये। और इसके अलावा मोशन इन अ प्लेन आज हम स्टार्ट करने वाले, ये वाला पॉइंट आज हमारा स्टार्ट होगा। और मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हो सकता है ये भी टॉपिक करेंगे। फिर उसके लास्ट में 2 टॉपिक बच जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ओके। और अगर टाइम मिला तो आज हम ना वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, एक बार देखेंगे वो चीज भी। यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो लिखो। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डालना पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया सबने। अब लिखो इसमें द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर, और इस बुक में एक्चुअली ये वेक्टर में ऊपर ये सिंबल नहीं डाला है, लेकिन आप ये सिंबल डालो वेक्टर का। द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल p, ऑफ ए पार्टिकल p located in a plane, located in a plane with reference to origin, with respect to origin, is given by vector r is equals to xi plus yj, vector r is equal to xi plus yj, ठीक है। अब एक xy प्लेन ड्रॉ कर लो, xy प्लेन जो आपको सामने दिख रहा है, ये xy प्लेन, और यहां पर है ये वाला पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ये है इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर r से। तो ये ग्राफिकली शो करो। हो गया यहां तक, कोऑर्डिनेट्स भी x, y। ओके अब यहां पर ना कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। यहां तक सबने प्लॉट किया ना। अब ये पॉइंट P जो है, इसको यहां पर क्या बताइए, एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे है। मान लो यहां पर एक पॉइंट पे है वो पार्टिकल, और वो पार्टिकल मूव करेगा, तो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, टाइम, एक्स और वाई में चेंजेस होगा। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो P से वो P डैश पे आया, तो P से P डैश आने पे कौन सी चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुई, टाइम। समझ में आ गया ये चीज। तो पॉइंट P से एक नए पोजीशन पे आ गया, कहां पर आ गया, P डैश पे, ठीक है। और कुछ टाइम का चेंज हुआ यहां पर। तो अब एक काम करो, इसी फिगर में जो अभी आपने बनाया ना, उसी में आगे मॉडिफिकेशन करो। आगे पे एक और पॉइंट ले लो, यहां पर कोई एक और पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट को मार्क कर दो P डैश, ठीक है। पॉइंट को मार्क करो P डैश। अब उसके बाद P और P डैश को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से एक वेक्टर बना दो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दो, और P डैश के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दो x डैश, y डैश और z डैश। क्लियर हो गया ये चीज, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसका मैं z डैश नहीं करवाना था, हम 2D पे काम कर रहे हैं ना, x डैश और y डैश बस आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मान लो मैं इसमें ये देखूं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज हुआ है,
तो यहां पर पहले उसका x कोऑर्डिनेट x था, अब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x डैश हो गया। पहले उसका y कोऑर्डिनेट क्या था, y था, अब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y डैश हो गया। तो यहां पर एक चीज है डेल x, डेल x का मतलब होता है चेंज इन x कोऑर्डिनेट या चेंज इन x। तो डेल x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, x डैश माइनस x। ठीक है, कभी भी किसी भी क्वांटिटी के साथ डेल लगा है मतलब चेंज को बताएगा, और चेंज में क्या होगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में ये जो चेंज है, ये चेंज क्या हो गया, डेल y, और डेल y क्या शो करेगा, y डैश माइनस y, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर हुआ? त्रिशा समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, पॉइंट यहां से, पार्टिकल यहां से मूव करके यहां आया, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, ओवरऑल उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। क्या ये क्लियर? अब देखो, इसके साथ साथ एक और चीज चेंज हो गई, अब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया। पहले उसके पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर आर से डिनोट कर रहे थे, अब उसके पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करेंगे वेक्टर आर डैश से। क्या ये समझ में आ गया? नोट कर लो, ये भी आर डैश। ठीक है, अब यहां पर तुम लोगों ने एक और जो एरो बनाया हुआ ना छोटा सा, उस जगह पे कहीं पर लिख लो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ तो थोड़ा। ये वाला क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, यहां पूरा हॉचपॉच हो गया एक्चुअल में पूरा, मैं सिर्फ अगर इस चीज को थोड़ा अलग से निकाल के बताऊं वेक्टर के टर्म्स में, पहले पॉइंट पी पे था, वेक्टर था आर, है ना, अब पॉइंट कहां पर आ गया, पी डैश पे आ गया, अब वेक्टर क्या हो गया इसका, वेक्टर हो गया इसका आर डैश। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और यहां पर मैंने एक और वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर दिख रहा था ना जो मैंने बनाया था, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल आर से। क्लियर हो गया चीज, डेल वेक्टर आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, आप चाहो तो इसको अलग से बना लो, या जगह है तो इसी जगह पे लिख लो। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है ना तुम लोगों को? यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे लगेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में इसमें दो वेक्टर का जो सम है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, यही है। तो कौन से दो वेक्टर का सम, आर का और डेल आर का। क्यों आर और डेल आर ले रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहां पर हेड और इसका टेल इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, तो आर, वेक्टर आर प्लस वेक्टर डेल आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर आर डैश के। क्या ये क्लियर हो गया? ये दोनों वेक्टर का सम ये हो गया। तो वेक्टर डेल आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश माइनस वेक्टर आर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने लिखा था वेक्टर आर, स्टार्टिंग में लिखा था वेक्टर आर के कंपोनेंट्स क्या है बताओ। वेक्टर आर के कंपोनेंट क्या लिखे थे ना कॉपी में, एक्स आई प्लस वाई जे। ऐसा क्यों था, ये कंसेप्ट याद है ना? उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो उसके कंपोनेंट। तो आर डैश के कंपोनेंट क्या होंगे, आर डैश के कंपोनेंट एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर डेल वेक्टर आर में मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे। क्लियर? माइनस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। यहां तक क्लियर हुआ? तो डेल वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, अब वेक्टर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन आप लोगों को ने पिछली क्लास में किया है, यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे, आई वाले कंपोनेंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा बताओ, एक्स डैश माइनस एक्स, और दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, आई। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया?
नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा बताओ, प्लस y डैश माइनस y इंटू ये क्या बन जाएगा j। क्या ये क्लियर हो गया? तो डेल वेक्टर r, अब ये बताओ, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये लिखा ना x डैश माइनस एक्स आई को, x डैश माइनस एक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल x से। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल x, और ये हो गया i, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डेल y, और ये हो जाएगा j। क्या ये पूरी चीज समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा आराम से इसको देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर इसमें। इसको आराम से जो जो चीजें तुमने लिखी, फिगर ड्रॉ किया, ग्राफ प्लॉट किया, जो भी कुछ किया उसको एक बार देख लो आराम से, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी चीजें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हो गया? मेरा पहला क्वेश्चन है, ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों कौन कौन सी टाइप की क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, और कोई है क्या? वो वर्षा मैडम की हो गई क्या क्लास? ठीक, ओके। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, और डिस्टेंस स्केलर। अब यहां पर जब पार्टिकल पॉइंट पी पे था, फिर बाद में कहां पर गया, पी डैश पे, ठीक है। यहां पर अगर मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज है, या किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? वेक्टर डेल आर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल रहा है, चेंज इन एक्स एक्सिस, डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस, एंड चेंज इन वाई एक्सिस। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब कई जगह पे ना, अगर आप लोग अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे या बड़े कॉलेज में भी जब पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे, तो कई बार ना टीचर ये भी बोलेंगे dx चेंज इन एक्स एक्सिस है, कई बार बोलेंगे डेल एक्स चेंज इन एक्स एक्सिस है। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, जब ये भी चेंज इन एक्स एक्सिस है, ये भी चेंज इन एक्स एक्सिस है, तो कहीं यहाँ ये सिंबल और कहीं ये सिंबल क्यों यूज होता है? दो अलग अलग सिंबल क्यों यूज होते हैं? अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो उसका कारण है कि डेल एक्स जो है ना सिर्फ चेंज बताता है, स्मॉल डी एक्स जो है वो बताता है एकदम स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। इसका ये मतलब है, समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए जब भी आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी क्लासेस अटेंड करो तब। ठीक है, अब यहां पर ना इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे फिगर में जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था, इसको पहले समझना। पहले पार्टिकल पॉइंट पी पे था, पार्टिकल का मूवमेंट वो कहां पर आ गया, पी डैश पे आ गया। एक नया वेक्टर मिला जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल आर, ये हो गया। इसके सारे कंपोनेंट हमने देखे। अब इसके बाद इस फिगर में क्या बता रहा है, पता है? ये डेल आर वन लिया, ये डेल आर था, इसको क्या ले लिया इसने, डेल आर वन। ये सब तुम लोगों को प्लॉट नहीं करना है, खाली समझना है। आर वन में अगर और आर में डिफरेंस देखोगे तो क्या है पता है, ये जो पॉइंट है ना वो थोड़ा और पहले आ गया है, और P1 मान नाम दे दिया। और P2 में अगर देखोगे तो P2 जो है और थोड़ा पहले आ गया है। P3 में जब जाओगे तो P3 और पास में आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो चेंज है ना उसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और फाइनली हमने इतना शॉर्ट चेंज ले लिया कि वो विजिबल नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में उसकी पोजीशन चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और जब एकदम शॉर्ट टाइम में या एकदम स्मॉल चेंज से जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो यहां पर हम क्या लेंगे, उसको dx लेंगे या dy लेंगे अगर चेंज इन x और y कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। क्या ये पूरा कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो बस कुछ नहीं, यहां पर वही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। अब इसमें एक और नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो मैंने लिख दिया है, एज द टाइम डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। टाइम डेल टी मतलब चेंज इन टाइम जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, मतलब स्मॉल चेंज है। द एवरेज वेलोसिटी अप्रोचेस टू वेलोसिटी v, द डायरेक्शन ऑफ v इज पैरेलल टू द लाइन टेंजेंट टू द पाथ। टेंजेंट्स तुम लोग जानते हो ना क्या होता है, टेंजेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी
वो क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व। जो भी उसका पाथ है, मान लो उसका पाथ ऐसा सर्कल के शेप में है, तो सर्कल में इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो उस वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन यहां पर ये किसकी बात कर रहा है पता है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो आपको लिखा है ना उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इस पे डिटेल डिस्कशन हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे करने वाले हैं। एज द टाइम इंटरवल del t, as the time interval del t approaches to zero, the average velocity approaches to velocity v, यहां पर ये जो v है इसके ऊपर सिंबल मत डालना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है मतलब। फिर आगे लिखना, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v is parallel to the tangent to the path, ओके, नोट कर लिया सबने। तो ओवरऑल इस पूरी स्लाइड में हमने क्या देखा, कंक्लूजन क्या है, हेडिंग देख लो, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा वेलोसिटी वाला, हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेलोसिटी। तो इसमें लिखना, द एवरेज वेलोसिटी, और इसमें उसको ना स्मॉल v और वेक्टर लिखा हुआ है, ये सिंबल अच्छे समझ जाना, ये इस तरीके से लिखा, v और वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अब हम ऐसे डिनोट करेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट and the corresponding time interval, तो ये हमने डेफिनेशन कई बार पढ़ी भी है, लाइन में भी पढ़ी थी, मोशन इन लाइन, मोशन इन प्लेन में भी वही डेफिनेशन है। ठीक है, त्रिशा ये समझ में आ रहा है जो अभी मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब हम लाइन में पढ़ते थे ना, तब वहां पर हम क्या लेते थे, डेल एक्स लेते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही एक्सिस बदलता था। यहाँ पर दोनों एक्सिस बदल रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल आर से। समझ में आया ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी। नोट करो ये, वेक्टर v इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, वेक्टर v इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब डेल आर अभी हमने देखा था, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एक्स और डेल वाई से। तो यहां पर आ जाएगा वेक्टर v इज इक्वल्स टू, पिछले स्लाइड में आपने देखा था, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, डेल टी। ये समझ में आया ना? सिंस पिछली स्लाइड में हमने कहा था, सिंस डेल आर इज इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, दैट्स वाई हमने उसको उससे रिप्लेस कर दिया। ये क्लियर हो गया? अब डेल टी को अलग अलग कर लेते हैं, तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाय डेल टी जे कैप। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसका, इस चीज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
with respect to time. I repeat, displacement in the direction of x axis with respect to time. तो displacement upon time क्या होता है? Velocity. और x axis के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, सॉरी x axis के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मतलब x axis के डायरेक्शन की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी. तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? vx से. समझ में आया? मतलब वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x axis. ठीक है, तो इसको डिनोट करो vx से, वेक्टर vx i प्लस वेक्टर vy j. क्या ये समझ में आ गया सबको क्या लिखा है हमने? और अगर और क्लियरली मेंशन करना है तो यहां पर लिख दो, वेक्टर vx जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल एक्स अपॉन डेल टी को. और वेक्टर vy रिप्रेजेंट कर रहा है डेल y अपॉन डेल टी को. ठीक है. और अब अभी यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब मैंने क्या बताया, डेल अगर लगा है, ये जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है उसको डेल बोलते हैं. अगर डेल लगा है मतलब चेंज है. लेकिन स्मॉल डी कब आता है? जब एकदम स्मॉल चेंज होता है तब आता है. स्मॉल चेंज में ये वाला एक चीज यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इधर पे ये ध्यान देना, ये चीज जो आपको दिख रहा है. अब आपने शायद अभी तक कभी ये वाली चीज देखी नहीं है. कभी देखा है क्या? ये नहीं पढ़ा है ना, कभी नहीं सुना है ना. तो इसको बोलते हैं लिमिट, है ना. ये मैथमेटिक्स में आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट है. लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, इसका ये मतलब है. इसको टेंस टू रीड करते हैं. ओके. तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं. मान लो अगर कोई पार्टिकल का पाथ इस टाइप से है. ठीक है. और अगर मान लो यहां पर उसका टाइम 2 है और उस समय उसकी पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन है 3, या एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3, कुछ इस तरीके से. अगर मैं ये बोलता हूं, ये लिखता हूं लिमिट, LIM का मतलब लिमिट, ये एक्स है, एक्स टेंस टू 2 वाई. अगर ये पूछता हूं कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, या ये बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट अगर 2 की तरफ जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट किस जगह पे जा रहा है. तो आप क्या देख लोगे? y की वैल्यू उसकी कहां पर जा रही है? 3. तो अगर मान लो कभी ऐसा लिखा है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी मतलब चेंज इन टाइम. अगर चेंज इन टाइम टेंडिंग टूवर्ड जीरो, मतलब एकदम स्मॉल चेंज हो रहा है, तो ये जो भी क्वांटिटी है उसमें क्या चेंज हो रहा है, ये उसको बताता है. समझ में आ गया ये चीज? तो ये नोट करना है तो नोट कर लो. लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये लिखना. तो इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम. और उसको कैसे लिखते हैं? डेल टी टेंड्स टू जीरो, ऐसा रीड कर रहे हैं हम. डेल टी टेंड्स टू जीरो. ये चीज लिख लिया सबने? हाँ. तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ना एकदम स्मॉल टाइम में जो चेंजेस हो रहा है पोजीशन में वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं. वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. तो उसके लिए अभी जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना, ये वाला फॉर्मूला बोल लो, या फिर जो अभी हमने लिखा, इसमें हम लिमिट लगा देंगे. और लिमिट क्या लिखेंगे? डेल टी टेंस टू जीरो लिखो. इसके बाद for observing small change in velocity, for observing small change in velocity, vector v is equals to limit del t tends to zero, del t tends to zero. और वेक्टर v मतलब क्या है यहां पर? डेल वेक्टर r अपॉन डेल t. ये हो गया. और इसी चीज को हमने अलग अलग तरीके से देखो लिख सकते हो. या तो चाहो ऐसा लिखो, या तो इसकी वैल्यू ये भी करेक्ट है, या फिर इसकी वैल्यू ये भी करेक्ट है, या फिर इसकी वैल्यू ये भी करेक्ट है. दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. लेकिन मैं फिलहाल ये वाली वैल्यू को लिख रहा हूं. तो यहां पर आप लिखोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एक्स बाय डेल टी आई प्लस डेल वाई बाय डेल टी जे. हाँ, ये डेल टी है, मैं टी लिखना भूल गया.
ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब चाहो तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखो। देखो लिमिट जब इसमें अप्लाई होगा तो ये जो चेंज है वो किस में बदल जाएगा, स्मॉल चेंज में। और स्मॉल चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया dx। तो ये क्या बन जाएगा, dx बाय dt, और यहां पर आएगा i, और ये भी बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस dy बाय dt, और इधर पे क्या आ जाएगा, j कैप। अब ये जो d आ गया मतलब क्या हो गया, यहां पर डेरिवेटिव लग गया। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर के जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में वो यहां पर लगने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। अगर भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर v को। और वेक्टर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इस चीज को कई बार vx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, vx हो सकता है, और ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, vy हो सकता है। ठीक है, वेक्टर vx वेक्टर vy। vx का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। vy का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये टर्मिनोलॉजी से पूछेगा तो आपको वो पता होना चाहिए। यहां तक हो गया सबको क्लियर, ओके। अब ये थोड़ा सा याद करो, इसके बाद ये चीज लिख लेना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने लिख दिया। इसके बाद इसको ऐसे लिख देना। अब हम हर जगह पे ना, अगर वेक्टर v आता है तो उसको हम लिखेंगे vxi प्लस vyj। ये हो गया वेक्टर वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ इस वेक्टर का इस मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद करो। ये इसको आप रिप्रेजेंट या तो ऐसे करोगे या तो सिंपली v से करोगे। पहले रिप्रेजेंटेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या होगा, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, और ये बताओ उसका डायरेक्शन, उसको मान लो हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन टेन थीटा। तो इसके लिए जो पिछला वेक्टर वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है थोड़ा, वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था, वो जो बड़ा वाला टेन अल्फा के फॉर्म में मैंने डिराइव कराया था। हाँ बिल्कुल सही, ये था बी साइन थीटा अपॉन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया। अच्छा ये बताओ, ये थीटा क्या था उसमें, अल्फा, अल्फा तो वो है, ये भी लिख दे रहा हूं गलती से मैं, टेन अल्फा था। अल्फा मतलब क्या था, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। थोड़ा सा याद दिलाता हूं, ये वेक्टर ए हो गया मान लो, ये क्या हो गया था हमारा, वेक्टर बी हो गया। ये वाले एंगल को हम क्या ले रहे थे, थीटा, और ये वाला एंगल क्या बन रहा था, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा था उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अल्फा से। और ये टेन अल्फा का ये फॉर्मूला था, याद आया ये चीज। थीटा क्या था इस फॉर्मूले में, थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। अभी इस क्वेश्चन में बात करें, यहां वो दो वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर ये दो वेक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, नहीं आ रहा है क्या। ये आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 90। थीटा अगर 90 आ जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कितना मिल जाएगा, b बाय ए। समझ में आएगी नहीं ये चीज, b बाय ए मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, b मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स। समझ में आएगी नहीं ये चीज सभी को, वी वाई अपॉन क्या आ जाएगा, वी एक्स। अगर ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो इधर,
वी एक्स मैं इस वेक्टर को ले लेता हूं जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, वी वाई मैं इस वेक्टर को ले लेता हूं जो कौन सा है, जो क्या है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में बनेगा, यहां पर बनेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम लोगों को ये वाला एंगल चाहिए थीटा, समझ में आया ये चीज। ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई, वी एक्स, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, वी वाई, समझ में आया। अब अगर थीटा चाहिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लो। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। या तो इससे समझो या मैंने जो अभी तरीका बताया उससे समझो, समझ में है। तो एंगल जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ एक्चुअल में अल्फा लिखना चाहिए, बट आगे जो बुक है ना उसमें नोटेशन में थीटा यूज कर रहा है, तो थोड़ा सा वो तुम लोग कंफ्यूज होने से बचना और क्लैरिटी रखना। जब मैंने वो डेरिवेशन कराया तो अल्फा यूज कर लिया था, कुछ बुक में वो बीटा यूज किया है सिंबल को, और यहां पर इस जगह पे थीटा यूज किया, तो थोड़ा सा वो केयरफुल रहना उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया, हटा दो मैं इसको। ओके चलो, और कुछ बच गया क्या, हाँ और कुछ नहीं है। Vx, Vy एंड थीटा इज शोन इन फिगर दिस इज ओके, वो आगे के फिगर में होगा। चलो इसके बाद ये कर सकते हो आप, ये लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। ये मैंने बताया था, tan इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल ये समझो, tan उठ के इधर गया तो tan इनवर्स बन गया। बाकी डिटेल पढ़ते हैं इसको क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, मैथ्स वाले, ठीक है। ये हटा दूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो चीज, अब इसके बाद एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी कैसे निकाली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आएगा, बट उसके लिए ना यहां पर थोड़ा सा ये ग्राफ को देखना। ये ग्राफ में तुम लोगों को क्या चीज दिख रही है, पहले हमने पॉइंट पी जब लिया था, याद है पॉइंट पी लिया था, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई जे ये लिया था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या ले रहे हैं, वी एक्स आई और वी वाई जे, मतलब हम इस पॉइंट का पोजीशन नहीं, अब इस पॉइंट के पे उसकी क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, पहले हम उसकी पोजीशन देख रहे थे, पोजीशन के लिए एक्स और वाई यूज कर रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर, उसकी वेलोसिटी, तो इसलिए हम वी एक्स और वी वाई यूज करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और उसके बाद एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है, the average acceleration of an object, the average acceleration of an object for a time interval del t, for a time interval del t, moving in xy plane, moving in xy plane, moving in xy plane is the change in velocity divided by time interval, is the change in velocity divided by time interval। तो शॉर्ट में वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इसको मैथमेटिकली पूरा एक्सप्रेस करते हैं सारी चीजें। तो बाय द डेफिनेशन अभी हमने देखा, क्या देखा कि वेक्टर ए एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का सिंबल ऊपर बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर ए इज इक्वल्स टू डेल वी, तो डेल वी को हमने किससे डिनोट किया था, याद करो, डेल वी एक्स आई प्लस डेल वी वाई जे, डिवाइडेड बाय डेल टी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वही चीजें जो हमने पहले की थी, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो डेल वी एक्स अपॉन डेल टी,
और यहां पर आ जाएगा आई प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी और ये हो जाएगा जे। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है थोड़ा देख के बताओ। इसको डिफाइन करो पहले। चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? दैट इज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? ए एक्स। और इसको किससे डिनोट करेंगे? ए वाई। एक चीज ना मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, उसको थोड़ा सुधार दे रहा हूं ना। यहां पर वेक्टर हटा दो, यहां वेक्टर नहीं आएगा, यहां वेक्टर नहीं आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट करो। इस जगह पे क्यों नहीं आएगा समझ में आएगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ डायरेक्शन आई कैप और जे कैप लगा हुआ है, तो वेक्टर का सिंबल वहां पर लगा हुआ है, तो इसलिए इधर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, इधर डेल ये आएगा पूरा। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए एक्स और इसको डिनोट करेंगे ए वाई से। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब फाइनली कुछ चीजें मैं यहां पर इसको कंक्लूड करता हूं, सुनना ध्यान से। ये सब पूरा डेरिवेशन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन और समरी एक बार नोट करते हैं, फिर उसके फिगर्स वगैरह देखेंगे। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में देखा, क्या देखा था? हाँ, वेक्टर v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी आई प्लस डी वाई बाय डी टी जे। ये हमने लिखा था, याद होगा? ठीक है। वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? स्मॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करेंगे y चेंज को और x चेंज को। ठीक है। और सिमिलर में वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेक्टर a अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डेल वी एक्स बाय डी वी एक्स बाय डी टी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस डी वी वाई बाय डी टी, और ये हो जाएगा j। ये समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्या फर्क है दोनों में? क्लियर है? ये चेंज है और ये क्या है? स्मॉल चेंज। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आप यही वाले फॉर्मूले यूज करोगे, यही वाले फॉर्मूले यूज करोगे। समझ में आए? ये वाला यूज नहीं होगा। कुछ डाउट है क्या दृश्य? यहां तक नोट किया सबने? इसको मैं एक्चुअली अलग अलग तरीके से सेम चीज को बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ये वाली पूरी वैल्यू Vx है, ये वाली पूरी वैल्यू क्या है? Vy है। तो अगर मैं यहां पर Vx की जगह पे ये वैल्यू डाल दूं, Vx की जगह पे ये वैल्यू डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? देखो d बाई डी टी, और Vx की वैल्यू मैं यहां पर क्या डालूंगा? dx बाय dt। मैंने जो किया वो समझ में आएगी नहीं? सब देख लो। ये पूरा Vx हो गया, यहां Vx की जगह पे मैंने dx बाई dt लिख दिया, ये वाले Vx की जगह पे dx बाई dt लिख दिया, तो d बाई dt बाहर में आ गया उसका। और ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो d इंटू डी क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स, और नीचे dt dt क्या बन जाएगा? dt स्क्वायर, और यहां पर आ गया i। इसी तरीके से ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? d बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा? डी वी वाई की जगह पे क्या आएगा? dy बाय डी टी, और इधर पे आ जाएगा j, और प्लस इसको जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा j क्या। ये इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x चेंज इन x एक्सिस एंड सेकंड डेरिवेटिव फॉर चेंज इन y एक्सिस। ठीक है? हाँ हाँ। देखो कई बार क्या होता है, ये वाला बोल रहे हो?
अगर तुमको वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ये निकाल लोगे एक्सेलरेशन। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आई ये चीज? लेकिन मैं ये चीज तो समझने में आ जाती है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया, कई बार क्या क्वेश्चन में एमसीक्यू में घुमा फिर आगे देखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये मत समझ लो कि ये इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। चलो ये सारी चीजें हो गई। अब इसी को ना इसने फिगर के फॉर्म में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है जो मैंने समझाया, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है मेरे ख्याल से। ये नोट कर लिया था ना आपने, एक सेव कर लिया था मेरे ख्याल से ना? हाँ ये कर लिया था, ये सारा का सारा चीज हो गया था। ओके। हम्म। ये वाले जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ये वाले फिगर्स, पहले पार्टिकल यहां पर था पॉइंट पी पे, बाद में उसकी पोजीशन कहां पर आ गई? P1 पे आ गई। ठीक है, अभी पार्टिकल का जो डायरेक्शन था, त्रिषा इधर ध्यान दो, पार्टिकल का जो डायरेक्शन था वो ये डायरेक्शन क्यों बना, पता है क्या? इसके लिए पिछली स्लाइड में मैंने एक पॉइंट लिखा था। किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है? जो उसका पाथ है उसके उस पे टेंजेंट बनाओ, जो टेंजेंट बनेगा उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। मतलब अभी इसका डायरेक्शन ये था, बाद में वो पॉइंट पी पे आया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये अलग अलग डायरेक्शन हो गए। अब अगर आप इसको देख रहे होगे तो इसने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसने कहां लिया पर लिया है? इस जगह पे लिया है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, क्योंकि वो उसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हालांकि उस डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जाता, अभी शॉर्ट में जाते। पॉइंट P1 को इधर पे शिफ्ट किया, पॉइंट P3 को इधर पे शिफ्ट किया और एकदम पास पे ले आया। तो ये वाले का वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और उसका परपेंडिकुलर पे हमें क्या मिलेगा? उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिलेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। जैसे याद होगा तुम लोगों ने, मैं ये बताया था ना, एक्स वाला और ये क्या था? एक्स डैश वाला, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आया था। बस वही चीज है, ग्राफिकली समझाने के लिए बस मैं कर रहा हूं ये। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लो ये वेक्टर आ गया वी एक्स, वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी। ये वेक्टर आ गया वी वाई, वी वाई मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी। तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी से। ठीक है, और ये वाला एंगल वहां पर क्या हो जाएगा? थीटा। ये हमने पिछले उसमें कर लिया था क्या शायद तक? हाँ कर लिया था शायद, ये वाली चीज हमने लिख ली थी डेरिवेशन में, पिछली स्लाइड में शायद किया था ये वाला, देख लो। ये कर लिया था ना? हाँ ये नोट कर लिया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और एंगल बन जाएगा ये। ठीक है, चलो इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है? बस मेरे ख्याल से इतना ही है। ये दो पॉइंट्स और नोट करना है। एक पॉइंट ये लिख लो, द कंपोनेंट वी एक्स एंड वी वाई ऑफ वेलोसिटी वी, the component Vx and Vy of velocity V and angle theta it makes with x axis, it makes with x axis। ठीक है, और ये भी लिख लो Vx इज इक्वल टू क्या होगा? V cos थीटा, Vx इज इक्वल टू V cos थीटा, और Vy की वैल्यू होगी V sin थीटा। ये समझ में आ गया ना ऐसा क्यों आया? वो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, ये वाला जो एंगल के जो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इनटू कॉस थीटा। अपोजिट वाले का क्या होगा? रिजल्टेंट इनटू साइन थीटा, उसके कंपोनेंट से। ये वाला पॉइंट क्या लिखा है? नोट समझ के बताओ। ये वाला बॉक्स में जो है, नोट दैट इन वन डायमेंशन। क्या समझ में आया इससे? इसका जो पिछला चैप्टर था ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
जिसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेते थे, तो उसमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती थी वो क्या होती थी, या तो सेम डायरेक्शन में होती थी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। या तो हम उसको या तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते थे या फिर क्या बोलते थे, रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो उसको हम क्या बोलते थे, रिटार्डेशन। और उस समय वो क्या आता था, नेगेटिव। तो इसमें दो ही केसेस हो सकते थे, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता था, 180 डिग्री। क्योंकि वो 1 डायमेंशन में था, लेकिन जब 2 डायमेंशन में होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोई भी एंगल हो सकता है वेलोसिटी के बीच का, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ये बताना चाह रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो या फिर अभी रहने दो उसको, बाद में कभी हम देखेंगे उसको। ओके चलो, अब एक न्यूमेरिकल करते इन पे बेस्ड, ठीक है। ये वाला कर तो नहीं लिया एक बार, नहीं नहीं किया होगा ये वाला, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, और मेरे ख्याल से काफी कुछ मुझे समझाना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को करने के पहले। यहां लिखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय देखो ये क्वेश्चन मैं लिया हूं एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, मोशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। कैसे पता चला, के भी आया है ना। तो क्योंकि 2D और 3D में सेम कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, बस क्या चेंज हो जाता है, के कैप वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सबने, वेक्टर आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का, where t is in seconds and coefficients have proper units of r to be in meters। ये सब चीजें उतनी काम की नहीं नोट करने के लिए। अगला पॉइंट आपको नोट करना है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वी टी एंड ए टी, फाइंड वी ऑफ टी एंड ए ऑफ टी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड v of t and a of t of the particle। अब v of t का मतलब समझ गए ना क्या है, वेलोसिटी। a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। बताओ कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। अभी अभी सब चीजें हमने लिखी है, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, समझ में, अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर आर है, तो चेंज इन पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा, डी आर। चेंज इन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, डी टी। यही लिखा था फॉर्मूला तुम लोगों ने, डी आर बाय डी टी। ओके, डी आर बाय डी टी। अब आर, वेक्टर आर की वैल्यू आपको दी गई है, वेक्टर आर की वैल्यू दी गई है, तो वेक्टर वी इज इक्वल्स टू, ये हो गया डी बाय डी टी, और वेक्टर आर की जगह पे ये पूरा रख देना, 3.0 टी आई प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 5.0 के। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखो ये d बाई डी टी अंदर जाएगा, तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू, या इसको v ऑफ t भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, d बाई डी टी, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव 3.0 t का डेरिवेटिव इंटू आई, ऐसा ही होगा। हाँ नहीं लिखेंगे चलेगा, मैं अब लिखा हुआ था इसलिए ऐसे ही लिखते जा रहा था, रहने दो नहीं लिखते। 3t और इधर पे क्या हो जाएगा i, ये क्या हो जाएगा प्लस d बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर j।
प्लस ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहां पर क्या हो जाएगा 5, और इधर पे क्या आ जाएगा के। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब डिफरेंशिएशन याद है थोड़ा बहुत? हाँ, तो मुझे ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? भूल गए? फॉर्मूला ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब अगर यहां पर एक्स आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये आएगा 1। इसको मैं दो तीन तरीके से बताया था। पहला तो ये कि पावर में इसके क्या है 1, तो 1 आ गया सामने, और एक्स की पावर में क्या बच गया 0। एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये या दूसरा तरीका dx dx काट दो तो क्या बचा 1। समझ में आया कि नहीं? ये त्रिशा ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव? ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। जो पावर है वो आ जाएगी सामने, और पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इतना याद रखो, अगर सिर्फ x है तो 1, एक्स स्क्वायर है तो 2 सामने, पावर में 1, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर हो गया? अगर मान लो यहां पर कुछ मल्टीप्लाई होता 5x होता तो क्या हो जाता? 5 आ जाता बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाता 1। ठीक है, अब यही काम तुम लोगों को यहां पर करना है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए 3t का तो क्या होगा? 3 आ गया बाहर, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, मतलब ये क्या बन जाएगा 3i। समझ में आया ये चीज? अगला टर्म बताओ क्या होगा, प्लस 2 आ गया बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, और इधर पे आ जाएगा j। ये समझ में आ रहा है सबको? इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी? 0, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 0k। ऋषा कुछ डाउट इसमें तो पूछो। नहीं है? ये वाला देखो, ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो अभी आ गया 2x स्क्वायर, मान लो ऐसा आ गया, तो 2 जो है उसको निकाल लेंगे पहले बाहर, 2 बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बोला, जो पावर है उसे लिख दो सामने और पावर में एक कम कर दो, तो 2, ये 2 आ गया सामने और एक्स की पावर में एक कम हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा 1। तो बस वही है, 2 आ गया बाहर और टी की पावर 2 है तो 2 और टी की पावर 1 बन गया। समझ में आया? बाकी सबको भी क्लियर? तो ये हो गई v ऑफ t की वैल्यू। अब इसको प्रॉपरली लिख लो, v ऑफ t या वेक्टर v ऑफ t इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4tj, दैट्स इट। k वाला कंपोनेंट इसमें से हट गया है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी वेलोसिटी निकली है, अभी क्या निकालना है उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ गए? हाँ, बताओ त्रिशा क्या करना है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ये अभी हमने देखा था ना, तो ये क्या हो जाएगा d बाय dt, और वेलोसिटी की जगह पे ये आ जाएगा 3i प्लस 4tj। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा 3 का, तो d बाई डी टी ऑफ 3, और ये हो गया i प्लस d बाई डी टी ऑफ, ये क्या बन जाएगा 4t, और इधर पे क्या आ जाएगा j। क्या ये समझ में आया? अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0i। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा +4j। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आया, वो आ गया 4j। यहां तक क्लियर हुआ सबको?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है? डायरेक्शन। किसका? वेलोसिटी का। कब निकालना है? जब t की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड। तो आप क्या करो, t की जगह पे यहां पर 1 पुट कर दो। हाँ, तो t की जगह पे 1 पुट करोगे तो वेक्टर v क्या हो जाएगा? 3i प्लस 4j। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ जल्दी। मैग्नीट्यूड 5। मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। कैसे आया? समझ में आ गया ना? डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, कैसे आया दिशा? मैग्नीट्यूड रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पढ़ा है ना ये अजी? हाँ, डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। वी वाई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4, और वी एक्स मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो ये tan थीटा हो जाएगा 4/3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 4/3। समझ में आ गया सबको? ये थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब क्वेश्चन में और क्या, और कुछ पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछा होता कि इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या आंसर करते? तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? 4j, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता? 4 यूनिट्स। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्या है, अगर ये पूछता? तो इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि j कैप मतलब सिर्फ y एक्सिस, y कंपोनेंट है। समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ, उसका मैग्नीट्यूड 4 कैसे आया? क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू रूट ओवर i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर j वाले कोफिशिएंट का। तो i का तो है नहीं, तो 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर ही बचेगा। 4 स्क्वायर का रूट लेने पे क्या आ जाएगा? 4। समझ में आ गया ये चीज? और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। velocity in the direction of y axis when time is 2 seconds। आंसर आएगा 8j। j नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मतलब ये हो गया 4t, क्योंकि j का कोफिशिएंट y एक्सिस का वेलोसिटी है। और व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ t की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। क्लियर हो गया सबको ये? और कुछ क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट, ये अभी नहीं करा था। एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन नोट करो। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 2t स्क्वायर i प्लस 3t j माइनस 4t क्यूब k। हाँ, माइनस 4t क्यूब k, फुल स्टॉप। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, find the velocity and acceleration when t is equals to 1 second and t is equals to 2 second, दोनों सिचुएशन में। दैट्स इट। हाँ, ऋषा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और जो जो चीज गिवन है वो लिखो।
बन रहा है? कितने क्वेश्चंस बना लिए? और ये मिसलेनियस, इसको ना जो जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो बना ले बस, ठीक है। ये 1 बना ले, 2 बना ले, और मैं पीवाईक्यू वाला भेजा ना कल वाला पीडीएफ, उसमें से पीवाईक्यू देख ले एक बार, थोड़ा सा जो डाउट होगा। 5 मिनट में मेरी क्लास एंड हो रही है, फिर उसके बाद मैं तेरे डाउट्स लेता हूँ पूरे, ठीक है। उसमें से निकाल लेना डाउट्स, लेकिन जो नहीं बन रहे। हाँ बताओ त्रिशा, क्या लिखा? ये वेक्टर आर होगा, लिखो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू दिस। पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, मतलब उसको वेक्टर आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब तुमको निकालना है वेलोसिटी, तो लिखो वेक्टर v इज इक्वल्स टू डेल आर बाय डेल टी, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, है ना। अब r की जगह पे ये पूरी वैल्यू यहां पर प्लेस करो, तो लिखो d बाय डी टी, और r की जगह पे जो पूरी वैल्यू है वो प्लेस करो, 2t² प्लस 3tj माइनस 4t³ ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जैसे ये i वाला कंपोनेंट छूट जाएगा, 2t² का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या होगा बताओ? 2 तो बाहर आ गया, t² का क्या होगा? 2t, है ना। तो लिखो 2 × 2t, 2 × 2t और i कैप। समझ में आया क्या? बताओ अगले का क्या होगा, बताओ। बस 3, हाँ, बस 3j हो गया, डन। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? हम्म 4 × 3 × t², समझ में आया ना, इंटू के, ठीक है। ये क्या लिखा? 4 × t क्यों लिखा? 4 × 3 होगा ना, 3 सामने आएगा ना। हो गया, ओके। वैल्यूज पुट किया ना? हम्म ओके। 4 + 3 - 12, हाँ ठीक है, सही है। ये क्या निकला? वेलोसिटी वेक्टर v, क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या निकाला है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखो वेक्टर a इज इक्वल्स टू dv/dt, ओके। डिफरेंशिएट करो इसको, हो गया दोनों, हो गया दोनों। तो वेलोसिटी फर्स्ट वाले में क्या आ रही है? 4i + 3j - 12k, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड है। 2 पुट करने पे क्या आ जाए? 8i + 3j - 48k, करेक्ट। और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है इसका? 4i - 24k, करेक्ट है। ये हो गया 4t का डेरिवेटिव 0, तो 4i आ गया। ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, हाँ सही कर रहा हूं, ठीक है, -24k। ठीक है, फिर एंड करें आज की क्लास, ठीक है। 2-3 क्लास और लगेगी और कई सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, और मैं ये सोच रहा हूँ, देखो कई सारे जो क्वेश्चंस है ना थ्योरेटिकल वाले, वो मैं इस टाइप से लेके आ जाऊंगा, तुम लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, और उसके प्रॉपर आंसर्स क्या होंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि लिखने पे जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका, है ना। तो हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को करेंगे, और थ्योरी का मैं एक्सप्लेनेशन करके उसके नोट्स दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो आज फिर एंड करते हैं यहाँ पर क्लास। वैसे एक आध ये और अच्छा क्वेश्चन था, बाद में करेंगे। तो इसका समझ में आया क्या किया? अब आखिरी में एक और काम करना बचा है दोनों में। वेलोसिटी में वो t की वैल्यू 1 रखनी है और एक बार t की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 अलग अलग वेलोसिटी और 2 अलग अलग एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। कुछ डाउट है लक्ष्य?
कर रहा था।